कंप्रेशन, पहले क्या होगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन फिर क्या होगा कंप्रेशन, कम करवा दिया मैंने। क्या होता है आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस आएगी आपकी इस साल पेपर में। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल डेयर टू डिग्री। यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का अप्लाइड फिजिक्स यूनिट 1 करने जा रहे हैं, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स इन वन शॉट। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कोई नीड नहीं है। ये वीडियो में प्रॉपर आपको नोट से पूरा 1 to 1 समझाया जाएगा, एक एक चीज एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। अगर पहले कुछ भी नहीं पढ़ा तो 0 to हीरो ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। और मैं मानता हूं अगर आप आज शुरू करोगे तो आप डेफिनेटली हाई स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 1 से। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो स्टार्ट होने से पहले। पहले सिलेबस देख लेते हैं अप्लाइड फिजिक्स का क्या है। जो अप्लाइड फिजिक्स है वो आपका कम से कम 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है अप्लाइड फिजिक्स 1। तो ये कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हो गए टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स, टू अंडरस्टैंड मॉडल एंड ऑसिलेशंस, ये बाकी चैप्टर्स का हो गया। हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव 1 है कि हमें क्या अंडरस्टैंड करना है थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स इस चैप्टर में। देन कोर्स आउटकम्स, एबिलिटी टू अप्लाई थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल्स टू सॉल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, तो ये आपको आना चाहिए। एंड ये होते हैं हमारे कुछ कोर्सेज। यूनिट 1 में डिस्कस करता हूँ आज कि क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, फंडामेंटल आइडिया ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द क्वांटम मॉडल, द कंसेप्ट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट, इक्विलिब्रियम, प्रोसेस, इक्वेशंस ऑफ स्टेट, हीट, zeroth law of thermodynamics, work, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics and entropy। तो आज एक एक चीज हम कवर करने वाले अपने इस लेक्चर में। तो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ये वीडियो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली जहां पे एक एक चीज बताई जाएगी, पूरा इंपॉर्टेंट बताया जाएगा। और हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स मैं ऐसे ही बताऊंगा जो एग्जाम में 101% आपको दिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। तो भाई मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ फाइनली। कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बता देना, वी विल ट्राई कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स यूनिट 1। जी हाँ, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द रूल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क टेक्स प्लेस। तो यार थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या कि हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है दो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक छोटा सा 2 नंबर का, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बताओ, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बताओ, तो ये पता होनी चाहिए। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड यूनिफॉर्म अक्रॉस द सिस्टम, ये मीनिंग होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का कि यूनिफॉर्म अक्रॉस द मास होता है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल इज टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम। एग्जाम्पल कुछ आ गए, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट ऑन मास, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मास पे, इंट्रिंसिक जो है वो डिपेंड नहीं करती मास पे, इंडिपेंडेंट होती है, ये बात अपने दिमाग में रख लो। नेक्स्ट इज एग्जांपल एंथैल्पी, वॉल्यूम, हीट। इसका एग्जांपल क्या हुआ, एंथैल्पी, वॉल्यूम, हीट। रिपीट आफ्टर मी, एंथैल्पी, वॉल्यूम, हीट। तो आगे बढ़ते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यार बच्चे जीरोथ लॉ को भूल ही जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। तो भाई एक चीज याद रखो, इसलिए मैंने नोट्स में पहले डाला है, जीरोथ लॉ इज इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आता हुआ मैंने देखा है पेपर में, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बस थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी, एक फिगर सी बनानी होगी प्यारी सी, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा आपके पेपर में। एंड सेम्स में आते हुए देखा है, मिड सेम में आते हुए देखा है। तो यार काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द टू बॉडीज ए एंड बी ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 2 बॉडीज है, एक है ए एक है बी, दोनों अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, with the third body C are also in equilibrium with each other। ठीक है, A equilibrium में है B से, और A और C equilibrium में है, तो C और B भी equilibrium में है। मतलब ये तीनों बॉडीज एक साथ equilibrium में होगी ही होगी। मतलब समझो मेरी बात को, अगर ये A है और ये B है, A और B आपस में equilibrium में है, तो A और C अगर equilibrium में है तो फिर C और B भी होंगे। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट करता है। डेरिवेशन, जी हाँ डेरिवेशन पूछा जाता है पेपर्स में, बट इसकी जो डेफिनेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके आना, रट के आना। ठीक है, बाकी अगर नोट्स चाहिए होगा मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन से। डेरिवेशन क्या कहती है कि ए और सी इक्विलिब्रियम में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कोई भी हम दो बॉडीज इक्विलिब्रियम में लेते हैं, और अगर थर्ड वाली किसी एक से भी है तो वो उस बॉडी से भी इक्विलिब्रियम में होगी। तो यार ए और सी इक्विलिब्रियम में है, तो एक इक्वेशन हमारी बनेगी कि प्रेशर और वॉल्यूम पहले ए का और प्रेशर और वॉल्यूम सी का इक्वल टू 0, ये फाई इज वर्क डन। ठीक है, फिर प्रेशर ऑफ सी क्या आया, फोर्स F1 अपॉन ब्रैकेट में प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ सी। ठीक है, सिमिलरली बी एंड सी इन इक्विलिब्रियम, फिर हम लेंगे बी और सी को इक्विलिब्रियम में सिमिलरली। तो यार इसमें भी क्या क्या वही सेम इक्वेशन बनेगी जो हमने ली थी, यहाँ पे बस फर्क ये होगा बी और सी की बनेगी। तो यहाँ पे भी प्रेशर ऑफ सी हमने निकाल दिया। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे जो यूज हो रहा है। पहले दो इक्वेशंस लेनी है और उन्हें फिर इक्वेट कर देना है, जो आप +2 में करके ऑलरेडी आए हुए हो। कंपेयरिंग द टू, F1 इक्वल टू F2, ये दोनों इक्वेशंस को हमने ले लिया साथ में। इफ वी कैंसिल वॉल्यूम, ठीक है, अगर हम वॉल्यूम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम है, वॉल्यूम बाई सेम रहती है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा, φ3 जो आया है वो है PA VA PB VB इक्वल टू 0। अब इससे क्या प्रूव हुआ, A और B आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। जी हाँ, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, A और B भी इक्विलिब्रियम में है। तो दिस वाज द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे बढ़ने से पहले एक डायग्राम होता है, वो मैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे अटैच कर दूंगा 0th लॉ का, इसे देखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में जरूर बनाना अगर क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी स्टेट ऑफ सिस्टम व्हेन इट इज अंडर थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन। स्टेट जब वो थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन में है। अ थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन रिलेटिंग द स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, स्टेट वेरिएबल क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मैटर अंडर अ गिवन सेट ऑफ फिजिकल कंडीशन। कोई एक सेट ऑफ फिजिकल कंडीशन में कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, स्टेट वेरिएबल है। क्वाजी इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ये क्या स्टेट है, प्रोसेस दैट अकर्स सो स्लोली दैट इट रिमेन्स इन द इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑल द टाइम। तो यार ये इतना स्लो होता है कि ये हमेशा इंटरनल इक्विलिब्रियम में ही रहता है। नेक्स्ट इज हीट एंड वर्क इक्विवेलेंस। एक चीज आपको याद रखनी है, छोटी सी चीज है, एक कैलोरी जो होती है वो इक्वल टू 4.18 जूल्स होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज हीट एंड वर्क इक्विवेलेंस। ठीक है, W यहाँ पे हमने वर्क डन लिया है इन जूल्स, Q इज हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज, J इज कांस्टेंट हेयर, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी है 4.18 जूल्स, मैंने आपको बताया था, यहाँ 4.2 ले लो, सिंपली ले सकते हो कैलकुलेशन के लिए। तो बेसिकली क्या है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस्ड, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट प्रोड्यूस के। तो वर्क डन इक्वल्स टू J इज कांस्टेंट, तो JQ फॉर Q इक्वल टू 1, अगर हीट प्रोड्यूस 1 है हमारी तो W इक्वल टू J। Hence mechanical equivalent of heat is defined as the work done in producing unit quality of heat। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल के लिए। एक आ गया न्यूमेरिकल, तो यार पेपर में आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे और एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होते ही होते हैं, तो यू नीड टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स एज वेल। तो न्यूमेरिकल एक करते हैं, अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, साथ में करते हैं बच्चों। तो हाइट ऑफ नायग्रा फॉल्स इज 50 मीटर, हाइट जो नायग्रा फॉल्स की हमें दी हुई है वो 50 मीटर दी हुई है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट टॉप एंड बॉटम। टॉप पे क्या है और बॉटम में क्या है उसका डिफरेंस निकालना है बेसिकली। ये क्वेश्चन तो आपने जे के टाइम भी किए होंगे, बट फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं प्रैक्टिस एक बार। H इक्वल टू 50 मीटर, ग्रेविटी हमारी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और S इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कि 1 होती है, ये बात याद रखना। इफ m kg ऑफ वाटर फॉल्स इन 1 सेकेंड, m kg ऑफ वाटर अगर 1 सेकेंड में फॉल हो रहा है तो W इक्वल टू mgh। ठीक है, m है हमारा m इंटू 9.8 इंटू 50, क्लियर है, जो भी m हमारा गिवन होगा उस अकॉर्डिंग हो जाएगा सॉल्व आगे। सो लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट, W इक्वल टू JQ, mgh इक्वल टू JQ। अब हमें पता है वर्क डन जो होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो यहाँ पे mgh हमने लगाया इक्वल टू JQ, यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से हमारा Q निकल गया 0.117 मीटर। एक बार खुद कॉपी पेन में अपना ट्राई करके देखना, न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व नहीं होते, बट मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा क्विक रहते हैं, क्योंकि वैसे अगर ये चैप्टर कवर किया जाए
तो आपको 8 घंटे का टाइम लगता है, बट इट सिंस इट इज अ वन शॉट, मेरा ट्राई ये रहेगा मिनिमम टाइम में आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले। सो नेक्स्ट इज हीट कॉस्ट डेल्टा टेम्परेचर राइज इन वाटर, ठीक है। Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, फॉर्मूला हमें पता है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, 0.117 मीटर इक्वल टू m इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी यहां से आ जाएगा इतना। क्लियर है? वर्क डन, अब है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क डन का, ये याद रखना, dw इक्वल टू एफ डी एक्स, dw इक्वल टू एफ डी एक्स, ऐसे ही याद रखना, क्योंकि dw इज अ स्मॉल चेंज इन वर्क, dx इज अ स्मॉल चेंज। क्लियर है? For piston in cylindrical container with gas, gas was explored to do work on system in the following ways. अब एक केस स्टडी लेते हैं और इसे डिराइव करते हैं वर्क डन को, ठीक है। डिस्टेंस मूव्ड इक्वल टू dx, एरिया को क्या लेते हैं हम, a लेते हैं, प्रेशर क्या होता है हमारा, p होता है। इसी हिसाब से एक इक्वेशन बनती है हमारी dw इक्वल टू ap dx, ap dx ऐसे एरिया, प्रेशर, और dx इज डिस्टेंस मूव्ड। क्लियर है? तो यस, सिमिलरली dw इक्वल टू p dv, ये a dx ब्रैकेट में आ जाएगा तो वो वॉल्यूम बन जाएगा dv, p dv। क्लियर है? हेंस टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम 1 टू वर्क डन फ्रॉम 2 इक्वल्स टू वॉल्यूम। आप वॉल्यूम के केस में कन्वर्ट कर सकते हो बाय राइटिंग प्रेशर इक्वल टू dv। क्लियर? ये तो पता ही है आपको, ये अभी हमने रिलेशन निकाला है यहां से। आगे बढ़ते बच्चों, एक छोटा सा नोट जो आपको याद रखना है अपने लिए, वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हीट एंड वर्क डन ऑन अ सर्टेन पॉइंट एज इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कीप शिफ्टिंग। तो यार ये जो चीज है ये शिफ्ट होती रहती है, तो हम इन्हें कहीं सर्टेन वैल्यू याद नहीं रख सकते। वी कैन कैलकुलेट इट अक्रॉस अ सर्टेन पाथ, सिर्फ पाथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनका। डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती है 2 मार्क्स में मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है, प्लस 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारी डेफिनेशन बताओ, तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहले से। तो ये अभी मैं डेफिनेशन दिखाऊंगा, हो सके तो अभी के अभी पेन पेपर लिख लो, लेके लिखना शुरू कर दो डेफिनेशन हाथ के हाथ। अभी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, एक चीज क्लियर करते हुए 15 पेजेस में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वी आर ऑन द 4th पेज, तो यार जल्दी जल्दी हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस, तो प्रोसेस की डेफिनेशन आ सकती है एक आपको, तो स्टार्ट करते हैं। एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। बस सिंपल, एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? A thermodynamical system is a quantity of matter of fixed identity. क्या होता है? Quantity of matter of a fixed identity. Quantity of matter of a fixed identity. ऐसे याद रखना है आपको। State. State क्या है? The value of thermodynamical variable at a given time. एक given time पे क्या वैल्यू है वो उसके स्टेट डिफाइन करेगा। Equilibrium. Equilibrium क्या होता है? The state of system where the properties never definite change values as long as external conditions are unchanged. तो इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है कि वैल्यूज हमारी चेंज नहीं होती, स्टेबल रहती है, इक्विलिब्रियम पे रहती है। क्लियर है डेफिनेशन? एंड यस, इक्वेशन ऑफ स्टेट ये अभी पढ़ा है हमने, एफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इक्वल टू 0, पीवी इक्वल टू आरटी फॉर आइडियल गैस। ये आपने पढ़ा होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन, वो भी यहाँ पे यूज हो सकती है। प्रोसेस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेसेस। पेपर में क्वेश्चन आया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस का बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस का बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आती है 5 मार्क्स में, और यू कैन अचीव हाई मार्क्स थ्रू इट। आपके मिड साइंस के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना इसे। आइसोथर्मल प्रोसेस, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। T को आइसोथर्मल में क्या होता है? T होता है कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या होता है? T होता है कांस्टेंट। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको याद हो जाए मेमोरी में। T इक्वल टू कांस्टेंट, डेल्टा U इक्वल टू 0। T का कांस्टेंट, डेल्टा U हमारा क्या हो जाएगा? 0। प्रोसेस इज वेरी स्लो और सिस्टम इज आइसोलेटेड। प्रोसेस ये क्या होता है? स्लो होता है, आपको पता होना चाहिए, लिखने के काम आएगा। प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड सिस्टम इज आइसोलेटेड। अब हम इसे डिराइव करते हैं, कैसे डिराइव हो सकता है। याद है अभी हमने वर्क डन की कुछ इक्वेशंस करी थी,
वही काम आएगा यहाँ पे, वही इक्वेशन से हमें खेलना है बस। जिसे मैथ्स आती है अच्छे से वो फिजिक्स में खेल जाएगा, जिसने +2 अच्छे से करी है वो कर सकता है। पर यस, जो अभी भी पढ़ रहा है दे कैन रियली स्कोर हाई मार्क्स इन फिजिक्स एज वेल। तो यार DW इक्वल्स टू PdV, ये हमने पढ़ रखी है अभी अभी इक्वेशन। PV इक्वल टू RT लगा दो, आइडल गैस इक्वेशन लगा दी यहाँ पे। यहाँ से प्रेशर आ गया RT अपॉन V, यस प्रेशर आ गया RT अपॉन V। सो DV इक्वल टू RT अपॉन V बाई DV। बाकी इंटीग्रेट करोगे ये आंसर आ जाएगा, और ये ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, 2.303 RT log V2 बाई V1। आगे वैल्यू को रख लेना याद रखने के लिए काम आएगा, वरना लिखना है तो ऐसे भी लिख लो RT इंटू 2.303 log V2 बाई V1। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये। या तो ये आएगा आइसोथर्मल वाला या फिर हमारा एडियाबैटिक आएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक आने वाला है पेपर में, ये मेरी प्रिडिक्शन है। सो यस, टेक इट सीरियसली एंड ये दोनों प्रोसेस एक बार अच्छे से करके जाना। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं अब। डेल्टा Q इक्वल टू 0, प्रोसेस इज इंसुलेटिंग और प्रोसेस इज वेरी सडन। ठीक है, सडन प्रोसेस है। अब हमारा जो एडियाबैटिक है वहां पे डेल्टा Q होता है इक्वल टू 0, याद रखना है। उसमें क्या होता था हमारा डेल्टा U 0 होता था, प्लस क्या कांस्टेंट होता था भाई बताओ, आपसे पूछ रहा हूं। टेम्परेचर कांस्टेंट होता था और डेल्टा U 0 होता था, ये चीज याद रखने वाली है। तो यस, मैं ऐसे पूछता रहूंगा आपसे क्वेश्चन बीच में, एंड यस याद भी रहता रहूंगा आप लोगों को। इसमें क्या है, हमारा डेल्टा Q 0 है, DW इक्वल टू PdV। ये वही इक्वेशन आ गई हमारी वर्क डन की। बस इस इक्वेशन में पुट करना है इन एडियाबैटिक PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे गामा क्या है, गामा होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्लियर है, P इक्वल टू K बाय V गामा। ठीक है, K लेट कर रहा है हमने यहाँ पे, तो K बाय V गामा हो गया। सो आगे बढ़ते हैं हम अपनी इक्वेशन में। सो यस, इंटीग्रेशन करते हैं अब दोनों साइड्स। DW इक्वल्स टू KV माइनस गामा। माइनस गामा कैसे आया, वो गामा ऊपर आ गया गामा के साथ। क्लियर है, सिंपल मैथ्स है ये तो। W इक्वल्स टू K अपॉन 1 माइनस गामा। ये इंटीग्रेशन के बाद हमारा आंसर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, सिंस P2 V2 गामा इक्वल टू P1 V1 गामा इक्वल्स टू K, सिंस ये इक्वल है, देन हम वर्क डन इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी। फाइनल हमारी इक्वेशन जो हमें याद रखनी है वो क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। याद करो क्या है इक्वेशन, 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर है, याद हो गए दिमाग में, लिख लो फॉर्मूलाज हाथ के हाथ, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ। नोट्स मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखना छोड़ दो, लिखोगे तभी नंबर आएंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, देखने से कुछ याद नहीं होने वाला, फॉर्मूला बता रहा हूँ, लिखते चलो। आगे बढ़ते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यार आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा P इक्वल टू 0 क्या होता है, डेल्टा P इक्वल टू 0। एडियाबैटिक में क्या था, डेल्टा Q इक्वल टू 0, याद रखना है। उससे पहले क्या था, आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, डेल्टा U इक्वल टू 0 था, याद रहेगा सबको। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारी वर्क डन इक्वेशन लगाई, सिंपल आ जाएगा इसमें तो इंटीग्रेट करके, क्योंकि यार डेल्टा P ही हमारा 0 आ गया। क्लियर है, तो W इक्वल टू P V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1। क्लियर है, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। अब मैं आपको बताऊं, ये दोनों प्रोसेस थोड़े कम पूछे जाते हैं पेपर में। जो मैंने आपको पहले एडियाबैटिक और आइसोथर्मल करवाया, उनकी थोड़ी ज्यादा वेटेज रहती है, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर करना अपने पेपर में। आइसोकोरिक में क्या होता है, डेल्टा V इक्वल टू 0, वॉल्यूम में वाई कांस्टेंट हो जाती है। अब क्लियर है, तो यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे, वॉल्यूम एक्सपेंड्स W इक्वल टू 0, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, 0 हो जाएगा W भी, वर्क डन 0। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इंटरनल एनर्जी की। जी हाँ, इंटरनल एनर्जी यानी U। ठीक है, एनर्जी इन द सिस्टम बिकॉज ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है सिस्टम के अंदर,
वो होती है हमारी इंटरनल एनर्जी। इट इज अ पॉइंट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास डिपेंडेंट, एक्सटेंसिव कौन सी होती है? मास डिपेंडेंट। इंट्रिंसिक कौन सी होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। याद आया? चैप्टर की स्टार्टिंग में किया था। बिल्कुल। एज पर जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग U2 माइनस U1 इक्वल टू N CV DT। क्लियर है? ये कौन सा फॉर्मूला आ गया हमारा? CV याद है? +2। हाँ जी। C इज द मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है। डेल्टा यू हमारा क्या है? NCV डेल्टा टी। क्यों क्या होता है? MS डेल्टा टी। ओके, सो डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी। ये हमारा आ जाएगा। डेरिवेशन दिखा रहा हूं मैं तो आपको, बाकी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद कर रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल इन्हीं पे पूछे जाने वाले हैं। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस से क्या आएगा? CV इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। क्लियर है? आई होप ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। आइडियल गैस के लिए n इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये ऐसी इक्वेशन हमारी आ गई। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? तो यार कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख दो अगर सारी समझ आ रही है मेरी बातें। नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ, यहां से भी आपका सवाल बनता है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 0th लॉ, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनसे। प्रीवियस ट्रेंड्स में भी फॉलो होते हैं और अभी भी फॉलो होगा। तो लेट्स सी क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो पहली बार पढ़ रहा है मोस्ट वेलकम, जिनने पढ़ रखा है रिवीजन हो रही है भाई, अच्छे से पढ़ लो। द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम is the sum of change of internal energy in the system and amount of external work done। तो इसका बेसिक एक फॉर्मूला याद रख लो, ये स्टेटमेंट याद रख लोगे, मुझे पता है तुम लोग। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, dq इक्वल टू du प्लस dw। क्या है इक्वेशन? dq इक्वल टू du प्लस dw। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मेमोरी में। नेक्स्ट इज दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहीं लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये बेस्ड है कंप्लीटली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्या बेस्ड है, उसे डिराइव करो। आपको पता ही नहीं होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है। तो यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना। फॉर साइक्लिक प्रोसेस du इक्वल टू 0। साइक्लिक प्रोसेस जब होता है तो हमारी इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फिर हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा Q इक्वल्स टू W बाय द इंटीग्रेशन, क्योंकि U हमारा 0 हो गया, इंटरनल एनर्जी 0 हो गई है। क्लियर है? इसी केस में हमारा Q इक्वल टू W आ जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ क्लोज फंक्शन। अब हम एक और डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्लोज फंक्शन की जब होता है तो कैसे हमारा थर्मोडायनेमिक्स चेंज होता है। तो लेट्स सी। अब तुम सबसे पहले इस पे फोकस रखो, ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है। क्लियर है? पीवी ग्राफ कहते हैं इसे। यहाँ से 3 लाइन जा रही है, 3 पाथ्स कहते हैं इन्हें। दीज आर 3 पाथ्स A B C। 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जा रही है। A से जाएगी, B से जाएगी, C से जाएगी। अब डायग्राम समझ लिए, अब हम आगे समझते हैं पूरा का पूरा डेरिवेशन कैसे होना है। फ्रॉम 1A टू 2A, 2B टू 1B। पहले ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। क्लियर है? फिर इंटीग्रेशन लगा दो, जैसे मैंने बताया पहले ऐसे आ रहा है तो DH प्लस DH क्या होता है हमारा, यहाँ पे हीट लिखा हुआ है। ठीक है, 1A से 2A जा रहा है, फिर 2B से 1B आ रहा है, 1A से 2A जा रहा है, 2B से 1B आ रहा है। इक्वल टू वर्क डन होता है, अभी हमने ऊपर बताया। क्लियर है? फॉर 1A टू 2A, 2C टू 1C। ठीक है, फिर हमारा एक और पाथ यहाँ पे फॉलो होता है जो कि है 1A से 2A, फिर 2C से 1C। क्लियर है? पहले हमने इस पाथ की बात करी, फिर हमने इस पाथ की बात करी। पाथ पे फोकस रखना, मैं कौन सी लाइंस की क्या बात कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लियर है? फिर इसी सिमिलरली यहाँ पे भी सेम इक्वेशन आ जाएगी। इसे हम मार्क करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसे मार्क करेंगे सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, बस इक्वेशन को कंपेयर करना है, ज्यादा कुछ नहीं है इन चीजों में। यस, सो बेसिकली हम इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। माइनस हो गई इक्वेशंस, सॉल्व आप करोगे, आंसर क्या आने वाला है लास्ट में। यस, तो इक्वेशन सॉल्व हो गई आपकी। ऐसे आप सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन करके, तो आंसर क्या आएगा? H2 इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस W1। क्लियर है?
यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक एक चीज बताई हुई है, दिखा हुआ है, कॉपी पेन लो, लिख के देखो एक बार। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अब हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन का भी पूछा जा सकता है कि एप्लीकेशन बताओ किसी एक लॉ की, जैसे आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में बोलते आ रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, कर लेना अच्छे से। आइसोथर्मल मतलब छुपा दिया मैंने, क्या होता है आइसोथर्मल मतलब? टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये क्या लगी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन। डी यू इक्वल टू जीरो, सिंस नो चेंज इन द हीट। डी यू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि चेंज है ही नहीं हीट में। मैंने क्या बताया था, जब चेंज नहीं है तो ये हट जाएगा, जीरो हो गया ये हमारा। डी क्यू इक्वल टू पी डी वी, डी क्यू इक्वल टू पी डी वी, तो क्या आएगा? डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। वही वाला सिचुएशन आ गई जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। ये कब होगा? आइसोथर्मल के केस में, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला है। अब अगला 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 एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है बताओ? सोचो सोचो, क्यू कांस्टेंट होता है? हीट हमारा कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक में। तो ये चीज याद रखने वाली है, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, ये थोड़ी चीजें हैं जो इस चैप्टर में आपको रट्टाफिकेशन करना है, तो कर लो इन छोटी छोटी चीजों का। तो यस, एडियाबैटिक की बात करते हैं। क्यू जीरो है तो जीरो इक्वल टू डी यू प्लस डी वी डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। बेसिक है मेरे ख्याल से ये। आइसोबैरिक क्या आता है इसमें? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, इसमें कुछ कोई चेंज नहीं आया हमारा। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होता है बताओ? बताओ भाई। वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, याद आया कुछ? यस। सो आइसोकोरिक में हमारा ये पूरा जीरो हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू हो जाएगा। क्लियर है? आई होप अभी तक का हर चीज क्लियर हुई हो, जो जो मैंने समझाने का ट्राई किया आप सबको। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक इक्वेशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एडियाबैटिक इक्वेशन है। अब हम आगे इसे प्रूव करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। देखते हैं, मजा आएगा इस चीज में भी। एंड यस, लेट्स सी क्या आने वाला है। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, क्या है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, राइट? सिंस इन एडियाबैटिक डी क्यू इक्वल टू जीरो, अभी मैंने पढ़ाया एडियाबैटिक में क्या होता है? डी क्यू इक्वल टू जीरो, हीट जो होती है वो नहीं होती, जीरो। जीरो इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू इक्वल टू माइनस डी वी डी डब्ल्यू। तो डी यू का क्या फॉर्मूला होता है? याद है, यू का लिखवाया था डेल्टा यू का, सी वी डी टी इक्वल टू माइनस पी डी वी। इसे हम क्या मार्क करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन, राइट? सो फॉर आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन हम 1 ले रहे हैं, तो पीवी इक्वल टू आरटी। डिफरेंशिएट करेंगे इसे, पीडीवी प्लस वीडीपी इक्वल टू आरडीटी। इन पूरी इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया है, तो हमारा ये आया। फिर हमें डीटी निकालना है, तो डीटी निकाला हमने, जिसके कारण सेकंड इक्वेशन हमारी बनी। सब्स्टिट्यूट इन 1, अब इसे सब्स्टिट्यूट करना है 1 में यहाँ पे, तो सी वी बाई आर, यहाँ पे सी वी बाई आर, ये डी टी को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे फोकस करो, डी टी को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सी वी बाई आर, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया डी टी की जगह, इक्वल टू माइनस पी डी वी। गेम पूरा इक्वेशंस का है, इक्वेशन में खेलना आता है तो खेल जाओ चैप्टर को। क्लियर है? यस। तो सी वी पी डी वी प्लस ये मैंने आगे फिर इसे थोड़ा एक्सपैंड किया, सही किया, फिर आगे धीरे 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 ये मैथ्स है आपकी, जो मैथ्स चल रही है पूरी पूरी कंप्लीट। फिर ऐसे चलते चलते आपका आ जाएगा गामा पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी, सिंस सी पी माइनस सी वी, ये भी याद रखना, ये एक इक्वेशन, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, सी पी बाई सी वी इक्वल टू गामा। सी पी बाई सी वी क्या होता है? गामा। गामा हमारा कैसे आया? ऐसे आया, सी पी बाई सी वी इक्वल टू गामा। क्लियर है? बच्चों को काफी डाउट आता है इस चीज में, इसलिए मैं वही पॉइंट उठा रहा हूँ जो जहाँ जहाँ आपको डाउट आने वाला है। एज अ स्टूडेंट मैंने जो डाउट्स झेले हैं वो आपको झेलने नहीं दूंगा, यही हमारा मोटिव है डे टू डिग्री का। तो चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, हर चीज आने वाली है आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यस, सिमिलरली इंटीग्रेट करोगे फिर आप, फिर लॉग ले लोगे, ठीक है? लॉग लेना आता है ना, बोथ साइड्स लॉग ले लिया, फिर हमने ये देखो इंटीग्रेट करा हमने, तो लॉग आ जाएगा डी वी बाई डी लॉग वी माइनस लॉग पी,
अब log c क्यों लिया, c भी ले सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, लेने को ले सकते हो, बट हमें सिंप्लीफाइड वर्जन बनाना था इसका, इसलिए हमने यहाँ पे भी log ले लिया। पी वी गामा इक्वल टू के, इक्वेशन आ गई। देखो छोटी छोटी डेरिवेशंस है जो आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो एंड पेपर में भी मार्क्स फेच कर सकते हो, वो भी गुड वंस, अच्छी सीजीपी आ सकती है फिजिक्स में, बिल्कुल आ सकती है। नेक्स्ट इज एक छोटा सा नोट कि एल जो है हमारा लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन है, डी क्यू इक्वल टू एम एल वी, डी क्यू इक्वल टू एम एल वी, ये तो याद होगा आप सबको, उम्मीद करता हूँ मैं। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस आएगी आपकी इस साल पेपर में मेरे अकॉर्डिंग, या तो मिड सेम में आने वाला है या एंड सेम में आने वाला है। भाई लिमिटेशन पूछी जाती है इसकी, तो यहाँ पे भी मैंने मार्क कर रखा है इंपॉर्टेंट, तो इसे पढ़ते हैं। ये थोड़ा थ्योरी आ गया हमारा, तो इसे जल्दी से रीड करते हुए चलते हैं आगे एंड यस आपको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। यस, द लॉ कंसीडर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू बी इक्विवेलेंट। लॉ जो है वो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इक्विवेलेंट समझता है। इट इज अ नेसेसरी कंडीशन so far as conversion of one kind of energy to another is concerned। ठीक है, बेसिकली one kind of energy to another है, necessary condition होती है ये, क्लियर है। However in actual practice one form of energy cannot transfer completely to another। तो पहला लिमिटेशन हमारा क्या कहता है कि कोई भी एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो सकती, कोई भी एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो सकती। नहीं, वीडियो में कोई ग्लिच नहीं आया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको ये याद हो जाए, इंपॉर्टेंट है, अभी तो बोला यार। नेक्स्ट, law does not consider the direction of energy transformation। तो यार ये एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ नहीं करता कंसीडर, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी ओनली फ्लोज फ्रॉम बॉडी ऑफ हाई टू लो, बॉडी हाई टू लो जाता है ये सिर्फ, ठीक है ना। द लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द ग्रेड ऑफ एनर्जी ऑन एनर्जी रिजर्वियर्स एंड कंसीडर्स देम टू बी आइडेंटिकल। तो यार ये अकाउंट नहीं लेता कोई ग्रेड ऑफ एनर्जी का या फिर किसी रिजर्वायर का, एंड कंसीडर देम टू बी आइडेंटिकल, एंड ये समझता है कि वो भी आइडेंटिकल है। तो ये हमारे कुछ फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, क्लियर है। आगे हमारा टॉपिक आ रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस का। यस, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। विच कैन बी रिट्रैक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो दैट the system passes through the exactly same conditions as it does in the direct process। तो यार रिवर्सिबल इज रिवर्स करना, फिर से रिवर्स करना। तो ये कुछ डेफिनेशन दी हुई है, पढ़ लो, लिख लो। कंडीशन क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस की, पढ़ लो, दो कंडीशंस ही लिखी हुई है, दोनों ही याद रख सकते हो। नो हीट लॉस, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव इफेक्ट्स, कोई हीट लॉस नहीं होता। रिवर्सिबल है भाई, हीट लॉस हुआ वापस आ गई, लॉस हुआ वापस आ गई, रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। Changes in pressure and volume must take place in and slow pace। ठीक है, तो यार यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम में वो टेक प्लेस करेंगे आपके स्लो पेस पे, क्लियर है। इसलिए रिवर्सिबल होता है हमारा, धीरे धीरे होता है और जो होता है वो भी वापस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल चेंज। चलो एक और क्वेश्चन रिवील कर दिया जाए इस साल का, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल आ सकता है पेपर में कि एक डिफरेंशिएट करो, तो एक टी बना देना, एक साइड लिखना रिवर्सिबल, एक साइड लिखना इरिवर्सिबल, दोनों के पहले डेफिनेशन लिखना फिर एग्जांपल्स दे देना, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल क्या होता है, विच कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सच दैट द सिस्टम पासेस थ्रू द एग्जैक्ट सेम कंडीशंस एज इट डिड इन द डायरेक्ट प्रोसेस। बस इरिवर्सिबल है भाई, सिंपल है। नेक्स्ट, हीट इंजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कार्नोट इंजन आएगा इसमें आपका, हीट इंजन में, ठीक है, समझते हुए चलते हैं। हीट इंजन बहुत टाइप के होते हैं, पर मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट आने वाला है। हीट इंजन क्या होता है, सोर्स से सिंक तक जा रहा है, सोर्सेस जहां से हीट आ रही है, सिंक मतलब जहां से हीट जा रही है, Q1 Q2 और यहाँ से वर्क डन निकल रहा है बीच में उनके, ठीक है, छोटा डायग्राम है। वर्क डन इक्वल टू Q1 माइनस Q2, क्लियर है। हॉटर से कोल्डर में जाता है एनर्जी, वर्क डन, ठीक है, हीट। एफिशिएंसी जो है हमारा उसका फॉर्मूला गिवन है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या है, वर्क डन अपॉन Q1। तो Q1 माइनस Q2, वर्क डन क्या होता है हमारा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। तो एफिशिएंसी क्या आ गई हमारी, N इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। न्यूमेरिकल भी आते हैं इस वाली चीज में, याद रख लेना इस वाले फॉर्मूले को,
एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख लो अच्छे से इस फॉर्मूले को। यस, कार्नोट साइकिल बोला था आएगी, इस साल पेपर में भी दिखेगा ये कार्नोट साइकिल, 5 नंबर का दिखेगा पूरा का पूरा, तो जरूर करके आना इसे। एंड यस, कार्नोट साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसका कई बार 5 क्या 10 नंबर में भी आ जाता है आपका सवाल। बिल्कुल करके आना कार्नोट साइकिल, छोड़ना मत गलती से भी। तो यार वर्किंग सब्सटेंस ये एक पिस्टन होती है कार्नोट साइकिल में, ठीक है। सोर्स हमारा जो होता है वो T1 ग्रेटर देन होता है T2 से। आइसोलेटिंग स्टैंड है ये हमारा, ठीक है। और सिंक जो है हमारा T2 है। अभी मैं मानता हूँ कुछ समझ नहीं आया, आगे हम समझ रहे हैं एक एक चीज, कार्नोट साइकिल क्या होती है, कैसे वर्क करती है, एक एक चीज इन डेप्थ। सो यस, द कार्नोट साइकिल इज एन आइडियलाइजेशन ऑफ द साइकिल ऑफ अ रियल हीट इंजन। तो यार ये रियल हीट इंजन की एक आइडियलाइजेशन है, पहली बात ये याद रखनी चाहिए आपको बात। It is assumed that there are no losses of energy by heat exchange with the environment, that there is no friction in the machine, and the process of gas expansion या compression quasi-static and therefore reversible। जी हाँ, reversible, वापस रिट्रैक्ट कर देगा अपने पाथ पे, याद है अभी करवाया चेंज इसका मैंने। यस, नो लॉसेस ऑफ एनर्जी होती है इसमें, क्लियर है। नो फ्रिक्शन इन द मशीन, प्रोसेस गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है क्वाजी स्टैटिक होता है, क्वाजी स्टैटिक पढ़ा था अभी हमने, इम्पैक्ट नहीं देगा, राइट। नेक्स्ट इज देयरफॉर रिवर्सेबल, इसीलिए तो भाई ये सारी कंडीशन फॉलो करता है, इसलिए तो रिवर्सेबल है ये। प्लॉट ग्राफ ऑफ कार्नोट साइकिल, याद रखो इंपॉर्टेंट है, कार्नोट साइकिल में बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आएगा आएगा आएगा। कैसे हम प्लॉट करेंगे, पीवी कर्व कर लो। यस, सो बेसिकली पीवी कर्व आपको बनाना है, यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट्स ले लिए, Q1 जा रही है एनर्जी, फिर यहाँ से नीचे जाएगी C तक, फिर Q2, ये साइकिल चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड द कार्नोट साइकिल। ये है आपकी आइडियलाइजेशन, जो विजुअलाइजेशन आप देखोगे कार्नोट साइकिल की, वो ये है आपके सामने। ड्रॉ इट इन योर नोटबुक राइट नाउ, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ भाई मैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ कार्नोट साइकिल। अब एलिमेंट्स क्या क्या है कार्नोट साइकिल के, ये भी जान लेते हैं अब हम, इतना कुछ पढ़ ही लिया है तो। अब वर्किंग सब्सटेंस दैट इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, इसमें क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस हम लेते हैं जो कि प्रेज्यूम हम करते हैं कि एक आइडल गैस है, क्लियर है। 2 हीट रिजर्वायर्स, सोर्स एंड सिंक, 2 हीट रिजर्वायर्स लेते हैं, एक लेते हैं सोर्स, एक लेते हैं सिंक, एक लेते हैं सोर्स, एक लेते हैं सिंक, क्लियर है। आगे बताया, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम फॉर गेटिंग द वर्क डन, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम होता है जो अभी ऊपर इमेजेस दिखाई आपको वैसे ही। The piston and the cylinder walls are perfectly heated insulator, जो उसकी वॉल होती है वो perfectly insulated होती है, तो हीट इंसुलेटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेंडर हेड इज thermic, yeah, cylinder head is diathermic, works alternatively as a perfect heat conductor and perfect insulator। परफेक्ट हीट कंडक्टर का भी काम करता है और परफेक्ट इंसुलेटर का भी काम करता है। तो वर्किंग, अब हम समझेंगे वर्किंग, वर्किंग ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो, कान खोल लो, मुंह ना कान सब कुछ खोल लो। लेट्स गो ऑन द कंसेप्ट वर्किंग। रिवर्सेबल आइसोथर्मिक एक्सपेंशन, पहले क्या होता है एक्सपेंशन, फिर क्या होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर क्या होता है आइसोमेट्रिक कंप्रेशन। पहले क्या होगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, फिर क्या होगा कंप्रेशन, कंप्रेशन, फिर क्या होगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, फिर क्या होगा कंप्रेशन, कंप्रेशन। चलती रहेगी साइकिल, खत्म नहीं होने वाली है, कार्नोट साइकिल चलती रहने वाली आपकी। हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स बाय वर्किंग सब्सटेंस, तो पहले क्या होगा हीट एब्जॉर्ब होगी सोर्स से बाय द वर्किंग सब्सटेंस। एडियाबैटिक एक्सप्रेशन एक्सपेंशन, सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड एंड गैस कंटिन्यूज टू एक्सपैंड। अब वो थर्मली इंसुलेटेड है, गैस क्या करेगी एक्सपैंड करेगी। भाई सिस्टम आपका थर्मली इंसुलेटेड है तो गैस तो एक्सपैंड करेगी ना, राइट। वर्क इज डन बाय गैस ऑन सराउंडिंग, सराउंडिंग से वर्क डन होता है गैस से। इंसुलेटिंग स्टैंड बताया, इंसुलेटिंग स्टैंड भी हम यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर फॉल्स, डेफिनेटली टेम्परेचर फॉल करेगा आपका, ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन समझ गए, पहले एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, अब क्या करेगा कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, साइकिल है, साइकिल चलती रहेगी, एक्सपैंड फिर कंप्रेशन, क्लियर। आइसोथर्मल कंप्रेशन, वर्किंग सब्सटेंस इज प्लेस्ड ऑन सिंक एंड इज पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड्स, ठीक है। सोर्स सिंक, सोर्स सिंक,
ये गेम खेलता रहेगा हमारा ये कार्नोट साइकिल. Working substance is placed on sink and piston is moved inward such that the work is done on gas. Due to this, there is an increase in heat, which passes to the sink, but the temperature of gas remains constant. Temperature यहाँ पे constant रहेगा. क्यों? Isothermal है. याद आया कुछ isothermal से? Temperature constant. याद करो. Adiabatic compression. Working substance is placed in an insulating stand. Insulating stand में ही है अभी भी. And piston is moved inwards. Gas return to its original state. अब piston move होगा तो compression होगा तो gas अपनी original state में वापस चली जाएगी. क्लियर है कार्नोट साइकिल पूरी वर्किंग? फिर से देख लो एक बार. पहले क्या हो रहा है? रिवर्सिबल आइसोथर्मिक एक्सपेंशन. पहले एक्सपैंड करेगा, ठीक है. फिर क्या होगा? एडियाबैटिक एक्सपेंशन. फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा हमारा. क्लियर है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन से क्या होगा? टेम्परेचर फॉल होगा. पीवी ग्राफ के हिसाब से सोचो ये पीवी ग्राफ है, ठीक है. पीवी ग्राफ हम कर रहे हैं. पहले क्या होगा? एक्सपैंड करेगा वो. फिर क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा. टेम्परेचर फॉल हुआ है, नीचे गया है वो, ठीक है. फिर क्या करेगा? वो कंप्रेस करेगा, वापस जाएगा. फिर क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा. भाई गैस रिस्टोर हो रही है, राइट. क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है कंसेप्ट? इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो यार. नेक्स्ट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. अब कुछ इक्वेशंस है हमारी वर्किंग में, उन्हें भी याद रख लेते हैं. Q1 इक्वल टू W1 इक्वल टू PdV RT ln V2/V1. बस ये सिंपली ऐसे याद रख लो, आ जाती है कहीं पर. एडियाबैटिक में क्या आएगा? सिंपली हम पहले W2 ऐसे निकालेंगे. मेन एक्सप्रेशन जो आने वाला है PV गामा इक्वल्स टू TV V गामा -1 T गामा P गामा -1. क्लियर है? ये हमारा कांस्टेंट है. धीरे धीरे फिर ऐसे सॉल्व करते हुए एडियाबैटिक का एक स्टेप आपके पास गिवन है, आपके पास PDF है. गो देयर, सॉल्व देयर, कॉपी पेन से करो. अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं मैं. सो यस, क्या आएगा? R T2 - T1 1 - गामा. R T2 - T1 1 - गामा. ये वैसे इतनी जनरली पूछी नहीं जाती. अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद हो गए, इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पता हो गए, तो यस यू कैन अप्लाई इन द न्यूमेरिकल्स. क्लियर है? नेक्स्ट, आइसोथर्मल कंप्रेशन. भाई 4 फॉर्मूले आने वाले हैं आपके. 4 क्यों? पहले एक्सपैंड हो रहा है आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक एक्सपैंड होगा, फिर कंप्रेस होगा आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक का कंप्रेशन होगा, राइट. चलता रहता है प्रोसेस. कार्नोट साइकिल इसे तो कहते हैं. सो क्या कह रहा है ये? Q2 इक्वल्स टू W3. क्या आ रहा है हमारा फिर आंसर? RT2 ln V4/V3. तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि हमें V4/V3 नहीं करना, V3/V4 करना है. तो हमने माइनस ले लिया, -RT2 ln V3/V4, राइट. एडियाबैटिक कंप्रेशन सिमिलरली W4 क्या होगा? वापसी आ रहा है भाई ये. R T1 - T2 1 - गामा. नेगेटिव में आ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है. साइन कन्वेंशन, ठीक है. सिमिलरली क्या आएगा? W4 जो है हमारा -W2 है. W4 क्या है? -W2 है. नेट वर्क डन इन कार्नोट साइकिल. क्या वर्क डन होता है हमारे कार्नोट साइकिल का? हाँ जी. W इक्वल टू W1 + W2 + W3 + W4. सारे वर्क डन को जो भी अभी फॉर्मूलास करवाए उन्हें एक साथ लिख दो. डेरिवेशन भी ये कर लेना, आ सकती है आपको प्रॉपर. तो W2 और W4 कट जाएगा, ये चीज याद रखनी है, क्योंकि दोनों माइनस है. एक माइनस है, एक प्लस है, कट जाएगा वो, ठीक है. तो क्या आएगा? वर्क डन हमारा क्या होता है? Q1 - Q2. वर्क डन क्या होता है? Q1 - Q2 इक्वल्स टू W1 + W3. Q1 - Q2 इक्वल्स टू RT1 ln V2/V1 - RT2 ln V3/V4. ऐसे इक्वेशन 1 ले गए हम, मान लो भाई इक्वेशन 1, ठीक है. So since A and D are on the same adiabatic curve, work done A मतलब W1 और W4 same adiabatic curve पे, then T gamma V T1 V1 gamma -1 T1 V1 gamma -1 equals to T2 V4 gamma -1. क्लियर है? T1/V1 इक्वल्स टू ये इक्वेशन आ जाएगी. सिमिलरली B C के लिए हम ऐसे निकालेंगे इक्वेशन, इक्वेट करेंगे टुगेदर. बस इक्वेशन का खेल है, इक्वेट करोगे फिर आप टुगेदर. फिर हमारा क्या आएगा?
V4 by V1 equals to V3 by V2, V1 by V2, V1 by V2, ये इधर चला गया V1, V1 by V2 equals to V4 by V3, एक और V2 by V1, इसे उल्टा कर दो, V2 by V1 equals to V3 by V4, इसे हम ले गए इक्वेशन, एक और मार्क कर लो, इक्वेशन 2। क्लियर है? नाउ एफिशिएंसी क्या निकलेगी? एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, आउटपुट बाय इनपुट, Q1 माइनस Q2 बाय Q1, W इक्वल टू Q1, वर्क डन क्या निकला हमारा? ये निकला ना, R T1 माइनस T2 ln V2 बाय V1, ठीक है। सिमिलरली क्या आएगा? R T1 माइनस T2 ln W2 बाय W1 अपॉन में R T1 ln W2 बाय W1, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा? ये यहाँ पे T1 है, यहाँ पे ये सारी इक्वेशन सेम है तो ये कट जाएगा आपस में। आंसर हमारे क्या आने वाला है? T1 माइनस T2 अपॉन में T1, T1 माइनस T2 अपॉन में T1। अगर इसे सिंपलीफाई थोड़ा और करें तो क्या आएगा? 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है, आएगा पेपर में, अभी के अभी कर लो इसे, पूरा का पूरा डेरिवेशन एक बार लिख लो कॉपी में, इंपॉर्टेंट अगेन। यस, तो यार नोट है एक चीज फॉर रेफ्रिजरेटर, याद रखने वाली चीज है, अगर रह जाए तो रख लो यार। Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2, नोट एक चीज का बना रखा है। अब हमने पूरा जीरो टू हीरो कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, होने वाला है, 14 पेज पे है, बस खत्म होने वाली वीडियो, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। नेक्स्ट इज कार्नोट्स थ्योरम। कार्नोट्स थ्योरम क्या कहता है? नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टू हीट रिजर्वोयर्स कैन बी मोर एफिशिएंट देन द कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन दोज टू रिजर्वोयर्स। कोई भी हीट इंजन उस कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि रन करता है मोर एफिशिएंट देन द कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन को हम सबसे ज्यादा एफिशिएंट मानते हैं ऑलरेडी, राइट। और अ रिवर्सेबल, दो डेफिनेशन लिखी, जो याद हो जाए वो लिख के आ जाना पेपर में, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। अ रिवर्सेबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वोयर्स इज द मोस्ट एफिशिएंट। जो रिवर्सेबल इंजन ऑपरेट कर रहा है पहले से वो मोस्ट एफिशिएंट है। मोस्ट एफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, मोर नहीं लिख रहा, मोस्ट एफिशिएंट that can operate between those two reservoirs, उन दो रिजर्वियर्स के बीच में ऑपरेट करने वाला है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं प्रूफ ऑफ कार्नोट थ्योरम। यस, प्रूफ ऑफ कार्नोट थ्योरम करते हैं जल्दी से, ठीक है। लेट ए बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस, लेट बी बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस, T1 greater than T2, let QA equals to QB if we assume efficiency of A is greater than efficiency of B। अब यहाँ पे डायग्राम को देखो समझने के लिए, T1 है हमारा, T2 है हमारा, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? A और B है। अब क्यू ए क्यू बी, वर्क कहाँ जा रहा है? इस साइड जा रहा है, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी यहाँ पे पूरा बता रखा है। अब फाइनली क्या आ रहा है हमारा जो है डब्ल्यू ए अपॉन क्यू ए ग्रेटर देन एफिशिएंसी अब निकाल रहे हैं, राइट। डब्ल्यू बी अपॉन क्यू बी, ये एफिशिएंसी से हमने निकाल लिया, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू ए, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू बी, इतना तो अभी तक आ गया होगा। यहाँ एक्सप्लेन करूँ, एफिशिएंसी क्या होता है? इनपुट अपॉन आउटपुट, ऊपर क्या आएगा? वर्क डन अपॉन क्यू ए, ठीक है, क्यू ए माइनस क्यू बी होता है ना, क्लियर है? आई होप सो। नेक्स्ट इज, फिर इससे क्या आ जाएगा हमारा फाइनली? डब्ल्यू ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी। नाउ बी इज रिवर्स, बी जो है वो रिवर्स हो चुका है। अब इसका मतलब द हीट ऑफ आउटपुट ऑफ द रिवर्सेबल हीट इंजन बी एंड द हीट इनपुट ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन ए आर नाउ ऑन द सेम, दोनों अब सेम हो चुके हैं, राइट। दिस मीन्स वी कैन सिंपली कनेक्ट देम बाय पासिंग द सोर्स। अब बस सिंपली कनेक्ट कर दो बीच में कोई सोर्स डाल के, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। Hence a cycle is formed and source may be neglected। साइकिल फॉर्म हो चुकी है हमारी, सोर्स जो है, जो पीछे से आ रहा है सोर्स, वो नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं, सोर्स को छोड़ो, साइकिल हमारी बन चुकी है जो हमें बनानी थी, कार्नोट साइकिल, राइट। तो यस, however a cycle is formed and source may be neglected, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। however this violates the Kelvin's Planck statement, Kelvin Planck statement को ये violate करता है, therefore our assumption is proven incorrect। Kelvin Planck statement जो है उसे ये incorrect प्रूव करता है, इसलिए हमारी ही स्टेटमेंट गलत हम कहते हैं। assume that our statement is incorrectly proven, NB would be greater than NA, efficiency of B would be greater than efficiency of B, that means efficiency of reversible is greater than efficiency of irreversible changes, irreversible system। क्लियर है? नेक्स्ट,
एंट्रोपी, चैप्टर के एंड तक आ गए हैं। एंट्रोपी क्या है अब ये देख लो एक बार। एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, जी हाँ, मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम, डिसऑर्डर मेजर करेगा सिस्टम में। ds इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ds इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, फॉर्मूला याद रख लो, एंट्रोपी का डायरेक्ट फॉर्मूला है ds इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, स्टेट फंक्शन। कुछ पॉइंटर्स हैं याद रखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप सभी के लिए। तो एंट्रोपी इन एडियाबैटिक प्रोसेस कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट लेते हैं। एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट लेते हैं, एडियाबैटिक में कांस्टेंट लेते हैं, रिवर्सिबल में भी कांस्टेंट लेते हैं। एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। एंट्रोपी होता क्या है भाई, रैंडमनेस, इरिवर्सिबल में तो इंक्रीज करेगी, ऑब्वियस सी बात है। एंट्रोपी क्या होता है हमारा, रैंडमनेस, राइट। एक वर्ड में मैंने बता दिया, आप सबको क्लैरिटी मिल जाएगी अब। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस इज ऑलवेज सच दैट एंट्रोपी इज ईदर कांस्टेंट और ऑलवेज इंक्रीजिंग, या तो कांस्टेंट होगी या इंक्रीज होती रहेगी, नेगेटिव में जा नहीं रही एंट्रोपी। क्लियर है, ये 4 पॉइंट याद रखना, यही था एंट्रोपी का जो इंपॉर्टेंट लगा। एंड यस, पूरा पूरा हमने कवर करा है। वन थिंग अब बची है हमारी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमारी प्रॉपर 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कोई चारों आप लिख देना पेपर में। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट ऑल द स्टेटमेंट्स, आपको एक एक स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट लिखनी है। पहले स्टार्ट करते हैं केल्विन स्टेटमेंट्स। केल्विन प्लैंक जी ने हमें क्या कहा था, उनकी स्टेटमेंट सीखते हैं। केल्विन प्लैंक और फिर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एक साथ है, पहले उन दोनों ने अपनी अपनी दी, फिर एक साथ मिलजुल के एक स्टेटमेंट दी। समझते हैं इनकी स्टेटमेंट्स। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी बाय कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर लोअर देन इट्स सराउंडिंग्स। ये इम्पॉसिबल है टू गेट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट मिलना इम्पॉसिबल है कूल करके टू अ टेम्परेचर लोअर देन इट्स सराउंडिंग्स। क्लियर है, थोड़ी स्टेटमेंट है, इन सारी स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना है, रट्टा मार लो इन स्टेटमेंट्स का, आएगी ये स्टेटमेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज प्लैंक स्टेटमेंट। तो भाई प्लैंक भैया क्या कहते हैं अब हमें, प्लैंक भैया कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन which operating in a complete cycle has the sole effect of absorption of heat from a reservoir। अब एक ये इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना एक हीट इंजन जो कि ऑपरेट कर रहा है कंप्लीट साइकिल, जैसे पूरी साइकिल को ऑपरेट कर रहा है वो हीट इंजन, ठीक है। सोल इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम अ हीट रिजर्वेयर, तो यार सोल इफेक्ट ऑफ रिजर्वेयर नहीं हो पाता, ये इम्पॉसिबल है। प्लैंक भैया ने ये कहा, अब दोनों ने क्या कहा साथ में, ये देखते हैं अब हम। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक भैया दोनों ने क्या कहा, लेट्स सी। It is impossible to construct a heat engine which operating in a complete cycle has the sole effect of absorption of heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work and performing a equivalent amount of work। बस क्या ऐड हुआ केल्विन जी ने, equivalent amount of work, पूरी स्टेटमेंट सेम है प्लैंक की, बस केल्विन प्लैंक क्यों आया, क्योंकि ये लास्ट का थोड़ा सा हमारे केल्विन साहब ने दे दिया था। क्लियर है। लास्ट इज क्लाउजियर स्टेटमेंट, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी हमारे सर जी ने। It is impossible for a self-acting machine unaided by any external agency, कोई भी unaided है, external agency से कोई aid नहीं मिल रहा, to transfer heat from one body to another to a higher temperature। ये impossible है जब आपको कोई aid नहीं मिल रही external agency से ट्रांसफर करना एक बॉडी से अनदर, वो भी हायर टेम्परेचर तक, ठीक है। हायर से लोअर जा सकते हैं, लोअर से हायर जाना इम्पॉसिबल है। ये हमारी थी कुछ स्टेटमेंट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सो यस गाइस, आई होप मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपर समझा दिया होगा, एक एक कंसेप्ट, एक एक डिटेल में, एक एक चीज। कमेंट में बता देना कोई भी डाउट लगे, और यार वीडियो को लाइक करके आना, और हाइप का अगर ऑप्शन आ रहा है नीचे तो उसे जरूर क्लिक करो। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आने वाली है। होपिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज ऑलवेज। साइनिंग ऑफ, डेयर टू डिग्री दिस टाइम, बाय बाय। तो यार एक एक्सक्लूसिव चांस आप सभी के लिए, दैट वी आर हायरिंग, यस वी आर हायरिंग, डेयर टू डिग्री हायर कर रहा है बाकी इतने सारे पोजीशंस के लिए, काफी सारे बच्चों को, जो कि है कंटेंट एंड एकेडमिक्स, यानी अगर आपको लेक्चर्स बनवाने हैं आप लेक्चर भी बना सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, प्लस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, मार्केट एंड आउटरीच, पीआर का काम कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन, स्प्रेड आवर कम्युनिटी टू योर पीयर्स, डिजाइन एंड मीडिया में आप कैनवा या डिजाइनिंग पूरा पेज आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए काम कर सकते हैं, टेक एंड प्रोडक्ट जैसे कोडिंग हो गया, वेबसाइट का हो गया काम, तो वो आप कर सकते हैं। कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट, कम्युनिटी में आगे लीड अप
आगे रोल्स परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस आप सबको एक बेनिफिट मिलेगा इसमें कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन एंड LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो यार व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्वाइन नाउ, वी आर हायरिंग एंड यार DM me for joining us.